Hello dear student, welcome back to my channel. I am Ankita Singh and this is the second chapter of Civics class 10th and I have uploaded two videos on this chapter earlier. I hope you all have seen that videos and this is the third video of this chapter. This is the last one also, and in this chapter we have already discussed about what is federalism, what is federal system, how federalism is spread over all the countries, and what are the features of federalism. We have discussed about the features of federalism. What are the different forms of federalism? We have discussed about this also. And what makes India a federal country? About this topic we have discussed in the last video कि इंडिया को ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। और हमने देखा कि किस तरह से इंडिया जो था वो फेडरल सिस्टम की तरह मतलब आज़ादी के बाद से उसमें क्या क्या चेंजेस आए ये हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इस टॉपिक में रिलेटेड, इस चैप्टर में और कौन सी बातें हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगी और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझिए बुक की हेल्प से, वीडियो की हेल्प से, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। जल्दी से देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको इंडिया के मैप के बारे में बताया था, दिखाया था कि 1947 में इंडिया के मैप की सिचुएशन हमने देखी कि उसमें बहुत सारी टेरिटरीज थी, बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स थे। और उसके बाद हमने एक दूसरा पॉलिटिकल मैप देखा जिसमें इंडिया में 2006 की पिक्चर थी और उसमें ये बताया था कि इंडिया की जो मेजर स्टेट्स थे, जो पुराने स्टेट्स थे, उन सबको वैनिश करके न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये हमने देखा। तो ये देखेंगे कि इंडिया को फेडरेशन सिस्टम की प्रैक्टिस कराने के लिए किस तरह से पावर्स को डिवाइड किया गया। ये भी हमने पढ़ा था कि पावर्स हमारी कंट्री में किस किस तरह से डिवाइडेड है और फेडरलिज्म प्रैक्टिस कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड होनी चाहिए, अगर उसके साथ भी रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी है तो वो भी डिसाइडेड होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को गवर्न करता है, इस बेसिस वो भी हमारी, क्योंकि उसकी पावर्स को ही दूसरे हैंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी पावर्स को ही पास कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में किस तरह के चेंजेस आए थे। जैसे कि हमने जो मैप देखा था 1947 का, हमने जो ये मैप देखा है इसमें देखिए बहुत सारी टेरिटरीज, प्रोविंसेस डिवाइडेड हैं और सारे एरियाज़ जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिवाइडेड हुए हैं। तो ये सारी टेरिटरी बहुत ज़्यादा पहले के मैप में और अभी के मैप में बहुत डिफरेंस जगह पे, प्लेसेस पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे हैदराबाद आप देख सकते हैं किस जगह पे है और अभी देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इंडिया का मैप 2006 का। तो यहाँ पे पुराने स्टेट्स को, सारे प्रोविंसेस को, पूरे टेरिटरीज़ को वैनिश कर दिया गया और न्यू स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे जो न्यू स्टेट्स में कन्वर्जन था ये लैंग्विस्टिक बेसिस पे था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, जो लैंग्वेज के बेसिस पे था। हर एक एरिया की लैंग्वेज के बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया गया था। हमारी कंट्री की कोई भी एक कॉमन या नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे ही हिंदी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज, हिंदी के साथ 21 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई हैं। लैंग्वेज पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है वो ये कहती है कि इंडिया की कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस हैं जिसको शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मानी गई है ये लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे
हिंदी को इंक्लूड करके 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि शेड्यूल लैंग्वेजेस आती हैं। ये इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी है। इंडिया की लैंग्वेज बेसिस पे पहले जो स्टेट्स का डिवीज़न था वो लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड थे। कुछ स्टेट्स जो हैं वो कल्चर बेसिस पे भी डिवाइडेड थे। जैसे कि कल्चर बेसिस पे कुछ स्टेट डिवाइडेड थे, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, ये कुछ स्टेट्स हैं जो अपने कल्चर के बेस पे डिवाइडेड थे। कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड थे। असम, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह के जो स्टेट्स थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड थे। तो यहाँ पे हमने देखा जो डिवीज़न है स्टेट्स का वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, मींस लैंग्वेज बेसिस पे है, लैंग्वेज पॉलिसी पे डिवीज़न है स्टेट्स का। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया नेक्स्ट टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। मतलब कि अगर पावर का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेके किसी और लेवल को दे दिया जाए, मींस कि हमारी कंट्री में थीटा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ पावर का हिस्सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो इस सिस्टम को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। पावर्स के कुछ कुछ हिस्सों को डिवाइड करके किसी दूसरे लेवल को प्रोवाइड कर दिया जाए, उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हम देखेंगे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन में डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट या किसी और लेवल ऑफ गवर्नमेंट में दे दी जाती है तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण इंडिया में किस तरह से है। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम किस तरह से रन करता है उसके बारे में हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें इंडिया में जो लिस्ट है, जो लेजिस्लेटिव लिस्ट में पावर जो डिवाइडेड है उसके बारे में पहले बताया गया है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री होती है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पर्टिकुलर स्टेट की होती है, और इसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। देन लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे भी हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसके बारे में आपने पढ़ा है वो आती है, जिसमें गवर्नमेंट फॉर द लोकल लेवल होती है। इसमें दो लेवल इन्वॉल्व है, एक तो रूरल गवर्नमेंट, एक अर्बन गवर्नमेंट। रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट के बारे में आपने और भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो रूरल गवर्नमेंट जो ग्रामीण इलाकों में होती है, अर्बन गवर्नमेंट जो शहरी इलाकों में होती है, ज़िला में होती है। जैसे कि ये देखिए रूरल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अर्बन एरियाज़ में क्या, अर्बन गवर्नमेंट में कौन कौन से लेवल्स आते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। अर्बन जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे वो यूनियन कॉरपोरेशन और यूनियन काउंसिल की हेल्प से वर्क करती है, और इसका जो मेन होता है, हेड होता है, वो मेयर होता है। रूरल एरियाज़ के बारे में आपने देखा है, पहले भी पढ़ा है कि रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है। इन सब से सारे जितने भी लोकल अफेयर्स होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं रूरल एरियाज़ में, इनकी हेल्प से काम किए जाते हैं। सबसे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इसमें रूरल एरिया का जिला परिषद होता है, सबसे ऊंचे का डिपार्टमेंट यही होता है। ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्निंग बॉडी होता है। इनका जो हेड होता है वो मेयर होता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं।
और ये रूरल एरियाज़ में जैसे बीडीओ वगैरह के बारे में आपको पता ही है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में, वो ये सारी चीज़ों को देखता है रूरल एरियाज़ के लोकल नीड्स के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, यही था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से प्रिवेल करता है, और हमने देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं, पंचायती राज सिस्टम के क्या काम होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या काम होते हैं, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, जो थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है, जैसे कि हमने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में इसके बारे में पढ़ा, कॉन्करेंट लिस्ट में भी इसके बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या तो रूरल गवर्नमेंट के क्या 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 इम्पॉर्टेंट इसकी पावर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं जिससे इसकी पावर को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। इसमें कुछ रिजर्वेशन, कुछ प्रोविजंस इसमें बनाए गए हैं जिससे इसकी पावर और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो मैं इसको पॉइंट्स में बताऊंगी, आप इसको नोट करते चलिए। जैसे कि जो जितने भी ये रूरल एरियाज़ में इलेक्शन को कंपलसरी कर दिया गया है, एक प्रोविज़न बनाया गया जिसके अंदर रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, जिससे उनकी पावर को एक इम्पॉर्टेंस मिले और वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? It is mandatory to hold regular election to the local government bodies। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर एक टाइम इंटरवल पे इलेक्शन को कंडक्ट कराना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। इस पूरे लोकल बॉडीज़ के अंदर कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी क्लासेस के लिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीट्स का परसेंटेज रिजर्व्ड है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन। इसमें वुमेंस के लिए भी 1/3 पोजीशंस या सीट्स अवेलेबल है लोकल बॉडीज़ के अंडर, जिससे इनकी पावर और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और लोग इसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं और इसको एफिशिएंटली इनका काम को कराया जा सकता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन created in each state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। इनमें जो लोकल गवर्नमेंट है इसके अंदर कुछ एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हमारी पूरी कंट्री में इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है, ऐसे ही वहाँ पे भी यहाँ लोकल एरियाज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन डिज़ाइन की गई है, जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, state government are required to share some power and revenue with the local government bodies। यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसके अंदर जितने भी लोकल गवर्नमेंट आती हैं, जितने ग्रामीण इलाके आते हैं, शहर इलाके आते हैं, उन सब में वो अपनी पावर को, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को एग्जीक्यूट करा सकता है, पावर को दूसरे को पास कर सकता है, पावर की सप्लाई कर सकता है, और साथ ही साथ रेवेन्यू जो भी है, पावर एंड रेवेन्यू दोनों का इक्वल शेयरिंग होगी लोकल सेल्फ बॉडीज़ के बिटवीन में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडीज़ में भी अपनी पावर को एग्जीक्यूट कराएगा। ये जो पावर है उसकी शेयरिंग लोकल बॉडीज़ में भी होगी स्टेट लेवल की। सो डियर स्टूडेंट, ये था पूरे चैप्टर के बारे में। मैंने आपको फेडरलिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो इस चैप्टर में थी। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया कि नहीं आया, इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। इस पूरे चैप्टर को आप इन वीडियो के माध्यम से पढ़िए ताकि आप इजीली इसको समझ सकें, और फ़्लो चार्ट और आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़्लो चार्ट की हेल्प लीजिए और डेफिनेशंस और पॉइंट्स को अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करिए।
ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड अपडेट्स आपको दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।